राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जो चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया करते, लेकिन एक लाइक तो ज़रूर कर दें जिससे मेरा ये एपिसोड वायरल हो जाए। प्लीज़ इतना तो कर सकते हो ना, लाइक। लेट्स स्टार्ट। सूर्य की तरफ देखते हुए साया ने कहा, हमारे साथ चलिए। सूर्य ने सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे चलने लगा कि तभी उसने साया के पीछे जाते हुए कहा, तुम्हारा कमरा कहाँ है? उसके पूछने पर साया ने मुस्कुराते हुए अपना कमरा दिखाते हुए कहा, वो रहा हमारा कमरा। उसका कमरा देखकर सूर्य होठों को टेढ़ा कर मुस्कुराया और तभी उसका कमरा आ जाने पर वह उसे अचानक से कमरे में धकेलता हुआ अंदर आया और डोर को अंदर से लॉक कर दिया। यह देखकर साया ने भौं सिकुड़ कर कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? उसके पूछने पर सूर्य ने कहा, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है। यह सुनकर साया ने कहा, पर मेडिसिन तो हमने ले ली है। उसे कंफ्यूज देखकर साया ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, इस मेडिसिन का। कहते हुए उसने अपने पॉकेट से ऑइंटमेंट निकाला तो साया ने उसके सामने हाथ फैलाते हुए कहा, हमें दीजिए, हम खुद लगा लेंगे। सूर्य ने उसकी बात को इग्नोर किया और उसके हाथ में मेडिसिन देने की जगह उसका हाथ पकड़ते हुए उसे घुमाकर उसे दीवार से लगा दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ था कि साया ने कुछ समझ ही नहीं आया और वह दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई और उसकी बैक सूर्य की तरफ थी कि तभी उसने उसके बालों को एक तरफ करते हुए उसकी ब्लाउज़ की जिप खोलने लगा। यह महसूस कर साया ने जल्दी से कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? वह इसे आगे कुछ कह पाती कि तभी सूर्य के उसके कान पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, वही जो कल रात किया था, तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा रहा हूँ। कल रात का जिक्र होते ही उसे अपने और सूर्य के बीच की नज़दीकियाँ याद आने लगीं और तभी उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। सूर्य इसकी जिप खोलकर उसके पीठ पर उभरे जख्मों को ऑइंटमेंट लगाने लगा। जब साया को जलन का एहसास हुआ तो उसके होठों से एक सिसकी निकली। यह देखकर उसने सूर्य उसके जख्मों पर फूंक मारने लगा। तभी साया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और सूर्य ने साया को पलटकर उसकी पीठ की दीवार से लगा दिया। साया अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने का नाकाम कोशिश करते हुए उसे देख रही थी कि तभी सूर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके कंधे से उसके ब्लाउज को सरका दिया। यह होते ही उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। तभी सूर्य ने उसके चेहरे से नज़र हटाते हुए उसके कंधे पर अपने होठ रख दिए तो साया ने अपनी आंखों में के साथ साथ अपनी मुट्ठी को भी कसकर बंद कर लिया। सूर्य उसके कंधे से होते हुए उसके होठों तक आया और उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके कंधे पर अपना माथा जोड़ते हुए उसे धीरे से कहा, साया। उसके कहते ही उसकी गर्म सांसों में साया के होठों के स्पर्श किया तो उसे सूर्य की नज़दीकियों का एहसास हुआ कि वह उसके कितने करीब है। उसके होठ सूर्य की सांसों से टकरा और कांपने लगे थे। सूर्य उसके कांपते होठों को शांत करना चाहता था। इसी इंटेंस से वह जैसे ही उसके होठों को छूने के लिए आगे बढ़ा, दोनों के होठों के बीच 1 इंच का फासला था। वह अपनी आंख बंद करते हुए उस फासले को जैसे ही ख़त्म करने हुआ कि तभी अचानक से सांची ने दरवाज़ा पर दस्तक देते हुए उसने कहा, साया से आवाज़ लगाई, साया, साया क्यों तुम अंदर हो? उसकी आवाज़ सुनकर दोनों की तंद्रा टूटी। दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा और तभी साया ने सूर्य के सीने पे हाथ रख उसे धक्का देकर खुद से दूर किया। वह दरवाजे की तरफ जैसे ही बढ़ी कि तभी उसे एहसास हुआ कि उसके ब्लाउज़ की जिप खुली हुई है। यह महसूस करते हुए वापस से दीवार से सट कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह नम आंखों से सूर्य को देखने लगी। सूर्य को उसे ही देख रहा था कि तभी सांची ने फिर से आवाज़ लगाई और साया ने सूर्य को घूरते हुए से कहा, हाँ सांची, हम अंदर हैं, तुम जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। यह सुनकर सांची ने कहा, ठीक है, थोड़ा जल्दी आना, सब वेट कर रहे हैं। यह कहकर वह चली गई। उसके जाते ही साया ने सूर्य से कहा, ये आप क्या कर रहे थे? यह सुनकर सूर्य ने उसके नज़दीक आते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या हो रहा था? उसकी बात पर साया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम ये जानना चाहते हैं, ये हमारे बीच क्यों हो रहा था? सूर्य ने उसके करीब आकर दोनों हाथ दीवार पर उसके इधर उधर रखकर उसके ऊपर झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम्हें जानना है? ठीक है, तो सुनो फिर। यह कहते हुए उसने एक हाथ से उसकी मुट्ठी को पकड़ लिया और उसे ऊपर उसके चेहरे के करीब करते हुए कहा,
बिकॉज नाउ यू आर माइन साया। तुम्हारी ज़िंदगी में अब मैं हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं आएगा। तुम किसी को लाना भी चाहोगी तो मैं उसे आने नहीं दूंगा। यह सुनकर साया हैरान रह गई। वह हैरानी से उसकी आंखों में देख रही थी। वह जैसे ही कुछ बोलने को ही कि तभी सूर्य ने एक उंगली उसके होठों पर रख दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इन होठों को सिर्फ हाँ कहने के लिए ही खोलना, क्योंकि अगर इन्होंने ना कहा तो इन्हें सज़ा मिलेगी। यह कहकर वह अपने अंगूठे उसके होठों को सहलाने लगा। साया उसके ऐसे करने से खुद में ही सिमटती जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसकी धड़कनें मैराथन दौड़ रही थीं। सूर्य ने उसकी बेचैनी छुपी नहीं रही। उसने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों से भरा और उसके माथे पर किस करके कहा, शांत हो जाओ साया। यह कहते हुए सूर्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। साया उसके सीने से लगी खड़ी बेजान मूरत जैसी लग रही थी कि तभी सूर्य ने उसे अपनी बाहों में भरे हुए उसके ब्लाउज की जिप को बंद कर दिया। फिर झुककर उसने कान में धीरे से कहा, बाहर चले सब, हमारा वेट कर रहे हैं। यह कहते हुए उसने साया को खुद से अलग किया और उसका हाथ पकड़े हुए से बाहर लेकर आया। वे दोनों एक साथ लिविंग एरिया में पहुंचे। दोनों का साथ देकर संभव ने खुद से कहा, ये दोनों गए भी साथ थे और आए भी साथ हैं, ये क्या माजरा है। फिर थोड़ी देर रुककर सूर्य, संभव और सांची तीनों ही मानव और साया से मिलकर बाहर आ गए। संभव जैसे ही उसे कुछ बोलने को हुआ तभी सूर्य ने कहा, ड्रॉप हर। यह सुनकर संभव के मुंह की बात उसके मुंह में ही रह गई और उसने सिर हिलाते हुए ओके कहा और सांची को लेकर चला गया। सूर्य ने एक नज़र मुड़कर आश्रम की तरफ देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। बस साया पिलर के पीछे चुपकर खड़ी उसे ही देख रही थी। यह बात तब उसे दिखती रही जब तक वह चला नहीं गया। उसके जाने के बाद साया पिलर के पीछे से बाहर आई। उसके होठों पर उसकी खुशी को बयां करने वाली मुस्कुराहट थी। उसी मुस्कुराहट को अपने होठों पर सजाए हुए अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ रायज़ादा पैलेस में चित्रा के मुंह बनाते हुए सबसे कहा, पता नहीं मैं चीकू के बिना कैसे रहूँगी। अभी एक दिन उसे रहा नहीं रहा और अगर उसकी शादी हो गई तो क्या होगा। उसकी बात पर उसका साथ देते हुए महिरा ने कहा, तू यार राइट चित्रा, मैं भी नहीं सोच रही हूँ, यही सोच रही हूँ महिका के जाने के बाद मेरा क्या होगा। मेरी आंखें तो उसे देखने के लिए तरस जाएंगी। दोनों की बातें सुनकर पायल ने कहा, बात तो सही है तुम दोनों की शादी के बाद ये पूरा घर ही खाली हो जाएगा। राखी ने भी सोचते हुए मुंह बनाकर कहा, काश कि हम दोनों को कहीं जाने ना देते, यहीं अपने घर में ही रख लेते। उसकी बात पर दुआ ने कहा, अरे हम बिल्कुल उन्हें अपने घर में रख सकते हैं, हाँ अगर राखी और आयशा चाहें तो। उसकी बात सुनकर सभी चौंक गई और राखी और आयशा दोनों सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। फिर दोनों ने एक साथ कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? तो दुआ ने, जरा हमें सही से समझाओ। पायल ने कहा तो उसे देखने लगी तो दुआ ने उन्हें देखते हुए कहा, अरे यार थोड़ा सोचो, अब सब हमसे ही सुनना चाहती हो? उसकी बात पर पायल ने सोचते हुए कहा, ये क्या, तुम ये कहना क्या चाहती हो, हम चीकू और महिका की शादी यश और रक्ष से करवा दें? यह कहते हुए पायल ने बारी बारी महिरा, चित्रा, राखी और आयशा को देखा। तभी महिरा ने दुआ की तरफ देखकर कहा, हम अगर उनकी शादी करवाएं तो कैसे, जब वे लोग एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। आज सुबह जब मैंने रक्ष से महिरा को ले जाने के लिए कहा तो वो तुरंत मान गया। अगर उसके मन में ऐसा कुछ होता तो उन्हें बुरा लगता और बहाने भी बनाते। उसने एग्री करते हुए चित्रा ने कहा, महिरा सही कह रही है। यश भी चीकू को मनन से मिलवाने लेकर गया, तब भी वो नॉर्मल ही लग रहा था और वे दोनों तो कितना लड़ते भी हैं। यह कहते उसने दुआ की तरफ देखा और उसने कहा, हाँ ये तो हो सकता है, रक्ष चीकू को पसंद करता हो और यश महिका को। इसके बोलते ही राखी ने बीच में कहा, ये नहीं हो सकता, मैंने देखा चीकू और रक्ष को भाई कहती है, हाँ और महिका यश को भी भाई बोलती है, आयशा ने कहा। उसकी बात सुनकर दुआ ने उठते हुए कहा, फिर पता नहीं क्या होगा, हमें तो सूर्य की चिंता हो रही है, पता नहीं कब वो किसी को अपने लिए पसंद करेगा। यह कहकर वो चली गई। सभी बैठी सोचने लगी। उधर यश चीकू को लेकर फार्म हाउस आ गया था। चीकू ने उसके साथ चलते हुए कहा, आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? उसके पूछने पर यश ने स्माइल करते हुए कहा, तुम चलो बताता हूँ।
वह उसे अपने साथ फार्म हाउस के अंदर ले गया। वे दोनों लिविंग रूम में बैठे थे कि तभी यश ने उसके हाथ में पॉपकॉर्न का बाउल देते कहा, मूवी देखोगी? चीकू ने बाउल लेते हुए कहा, हाँ, पर हम कौन सी मूवी देख रहे हैं? उसके पूछने पर यश ने मुस्कुराते हुए कहा, इस मूवी का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो सब मैं हूँ और विलन मनन सब्रवाल है। यह कहते हुए वह बैठ गया और स्क्रीन ऑन कर दी। आवाज़ सुनकर चीकू ने स्क्रीन की तरफ देखा तो आवाज़ हवक रह गई। उसने चौंकते हुए कहा, ये तो मनन है। यश ने हंसते हुए कहा, हाँ, इसे चीकू खाना बहुत पसंद था ना, तो मैंने इसकी पसंद की चीज़ खिलाऊंगा आज। यह कहते हुए स्क्रीन को देख रहा था। चीकू को उसकी बात समझ नहीं आई तो वह भी स्क्रीन को देखने लगी। मनन कुर्सी पर बैठा था और उसके दोनों हाथ बंधे थे कि तभी एक गार्ड उसके हाथ खोल दिए और एक दूसरे गार्ड ने उसके सामने फ्रूट बास्केट रख दिया। वह पूरा बास्केट चीकू से भरा था। यह देखकर मनन ने डरते हुए कहा, अब सब ये सब क्या है और तुम लोग कौन हो? तभी दूसरे गार्ड ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारते हुए कहा, चुपचाप ये सब खा ले, नहीं तो हमारी मार खा। कहते हुए वह जैसे एक और मुक्का उसे मारने को हुआ तभी मनन ने डरते हुए कहा, मार क्यों रहे हो? मैं खा रहा हूँ ना, प्लीज़ मारना मत। यह कहकर वह खाने लगा और उसे देखकर यश और चीकू दोनों ही हंसने लगे। मनन को जबरदस्ती चीकू खिलाया जा रहा था और उसे खाते देखकर यश और चीकू दोनों ही स्माइल कर रहे थे। तभी यश ने मनन को देखते हुए मन में खुद से कहा, बहुत शौक था ना तुझे चीकू खाने का, बहुत पसंद था ना तुझे चीकू, आज के बाद कभी चीकू का नाम तक नहीं लेगा। मनन ने नज़र हटाकर उसने चीकू को देखा तो हंसते हुए उसे देख रही थी। उसे देखते हुए यश ने खुद से कहा, माय लिटिल रैट, तुम्हारी शादी में ऐसे वैसे इंसान से नहीं होने दूंगा। इनफैक्ट मैं किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करने दूंगा, तुम्हें नहीं करने दूंगा शादी। यह सोचते हुए वो धीरे से मुस्कुराया। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसके कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से दूसरे आदमी ने कहा, सर अब ये और नहीं खा रहा। यश के होठों पर टेढ़ा पर मुस्कुराते हुए कहा, उसे कहो अगर नहीं खाएगा तो जान से हाथ तो बैठेगा। दूसरी तरफ से उस आदमी ने कहा, ओके सर। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया और चीकू से कहा, घर चले? यह सुनकर चीकू ने हंसते हुए कहा, हाँ चलो। फिर अचानक से डरते हुए उसने कहा, घर में सबसे क्या कहेंगे हम? यश ने उठते हुए मनन को देखते हुए कहा, हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, या जो कहेगा अब यह कहेगा। फिर दोनों ही एक साथ फार्म हाउस से बाहर आ गए। यश का यह फार्म हाउस शहर से दूर था। उसने गाड़ी में बैठते हुए टाइम देखा, शाम के 5 बज रहे थे। उसने टाइम उसने टाइम कैलकुलेट करते हुए कहा, 3 घंटे लगेंगे, आज मैं मतलब 8 बजे घर पहुंचेंगे। यह कहते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और चीकू उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गई। वे दोनों ही दिल्ली के लिए निकल गए। वहीं उधर संभव सांची को ड्रॉप करके उसके घर जा रहा था और सांची उसके बगल वाली सीट पर बैठी अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी। उसने तिरछी नज़रों से संभव को देखा और खुद से कहा, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकती, वरना इन्हें मेरा सच पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और अब क्या करूँ। वह सोचते ही रही थी कि तभी संभव ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे एड्रेस दो। शक और यह सुनकर सांची सकपकाई और उसने जल्दी से कहा, सर मैं एक ऐसे इलाके में रहती हूँ जहाँ आपकी गाड़ी नहीं जा पाएगी। इनफैक्ट वहाँ कार जाती ही नहीं है, वो एक भीड़ वाला इलाका है। मुझे बस स्टैंड पर ड्रॉप कर दे, मैं चली जाऊँगी। उसकी बात सुनकर संभव ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। उसकी आंखों में शक और सवाल दोनों ही थे। तभी उसने उसे देखते हुए कहा, तो तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो? यह सुनकर सांची ने कहा, यस सर। तभी संभव ने एक और सवाल किया, तुम दिल्ली के किस एरिया में रहती हो? संभव के इस सवाल से सांची को और डरा दिया। उसके गले में सांसें अटक गई और वह अपने हाथ को आपस में रगड़ने लगी। संभव की नज़रें उस पर ही थी और वह उसके हर एक्शन को नोटिस कर रहा था। क्या करूं, क्या कहूं, सच बोल नहीं सकती, फिर किस जगह का नाम लूं? खुद में बात करते हुए वह सोच ही रही थी। तभी कुछ याद कर उसने कहा, हाँ मैं उस एरिया के बारे में बता देती हूँ जहाँ शीला आंटी रहती हैं। शीला सांची के घर के काम करने वाली एक मेड का नाम था। यह सोचकर सांची ने संभव को तरफ देखते हुए कहा,
सर मैं दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट साइड में रहती हूँ, आपको पता है ना उस तरफ कितना ट्रैफिक रहता है, आप वहाँ जाएंगे तो फंस जाएंगे। उसकी बात पर सब ने कहा, संभव ने कहा, वेल तुम्हारे डैड क्या काम करते हैं? यह सुनते ही सांची मन ही मन खुद से बोली, ये सर को आज हो क्या गया है, आज ये मुझसे इतना सवाल क्यों कर रहे हैं? यह सोचने लगी और संभव की तरफ देखते हुए कहा, वो एमएनसी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हैं। यह सुनते ही संभव ने खुद से कहा, यू आर वेरी क्लेवर सांची, बहुत से प्ले खेल रही हो। यह कहकर उसने सांची से नज़र हटाई और सामने देखते हुए कहा, लगता है तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यह सुनकर सांची मुस्कुराने लगी कि तभी संभव ने आगे कहा, इसलिए तो अपनी सैलरी मैनेज करके तुम्हें 5 लाख का फ़ोन दिलाया। यह कहते हुए उसने सांची को नहीं देखा क्योंकि अब यह सुनकर अब उसकी तरफ देखने की बारी सांची की थी। वह हैरान से उसे देख रही थी। संभव ने जब सेम मॉडल का फ़ोन मंगवाया था तो उसे पता चला वह फ़ोन नॉर्मल आईफोन नहीं था, वह एक एक्सपेंसिव फ़ोन था जिसे ऑर्डर देने पर ही बनाया जाता था। और तभी उसे सांची पर शक हुआ था कि एक मामूली सी एम्प्लॉय के पास 5 लाख का फ़ोन कैसे। सांची अभी भी हैरान नज़रों से उसे देख रही थी कि तभी संभव ने गाड़ी के ब्रेक लगाते हुए कहा, तुम्हारा स्टॉप आ गया। यह सुनकर सांची हरकत में आई और जल्दी से कार को निकलते हुए उसने कहा, गुड नाइट सर। जब संभव ने अपनी गाड़ी रोकी और कहा कि तुम्हारा स्टॉप आ गया तो वह गुड नाइट करके उतर कर चली गई। संभव ने जवाब में उसे सिर्फ एक छोटी सी स्माइल दी, उसे वहीं ड्रॉप करके वह चला गया। सांची बस स्टैंड पर बैठी इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही थी। संभव के जाने के 10 मिनट बाद ही एक लग्जरियस कार आकर रुकी। कार में से 2 आदमी बाहर आए। एक आदमी ने सांची के पास आकर कहा, मैम चलो। सांची ने उसे देखा और सिर हिला दिया। दूसरा आदमी कार में के पास खड़ा था। उसने सांची के आते ही देखकर कार का डोर ओपन कर दिया। सांची बैठ गई और वह कार वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ रायज़ादा पैलेस में रक्षा और महिका जब दोनों घर पहुँचे तो शाम के 7 बज रहे थे। उनके अंदर आते ही दोनों का सामना महिरा और राखी से हुआ। वे दोनों ही लिविंग एरिया में उसका इंतज़ार कर रही थी। अचानक से उन्हें अपने सामने देखकर महिका डर गई और वह रक्ष के पीछे छुप गई। उसे पीछे छुपते देखकर महिरा ने उसे कहा, तुम पीछे क्यों छुप रही हो? रक्ष से बाहर आओ। यह सुनकर महिरा और डर गई और वह धीरे धीरे बाहर आई और रक्ष के बगल में खड़ी हो गई। तभी राखी ने रक्ष को देखते हुए गुस्से से कहा, तुम तो महिका को अरविंद से मिलवाने लेकर गए थे, फिर क्यों उन्होंने घर फ़ोन करके कहा कि उसने कोई मिलने नहीं आया और वह सारा दिन इंतज़ार करते रह गए। उसकी बात पर रक्ष ने उसकी नज़रें मिलाते हुए कहा, मॉम मैं उसे पसंद नहीं करती ना, वह उससे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उसे मिलवाने नहीं ले गया, दैट्स इट। यह कहकर उसने बात खत्म की और जाने लगा। उसके पीछे पीछे महिका भी चली गई। यह देखकर महिरा और राखी ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में सवाल था पर उसका जवाब दोनों में से किसी के पास नहीं था। कुछ देर बाद सूर्य भी घर आ गया था। डाइनिंग टेबल पर सब एक साथ इकट्ठे और थे पर चीकू और यश कुछ अता पता नहीं था। यश ने कहा, वहाँ ना देखकर सूर्य ने कहा, यश और चीकू अभी तक नहीं आए क्या? उसके पीछे आयशा ने कहा, नहीं बेटा, रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई तो उन्हें आने में देर हो जाएगी। यह सुनकर उसने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने लगा। खाने के बाद दुआ उसके रूम में आई। सूर्य काउच पर बैठा काम कर रहा था। उसके पास 2-3 फाइल खुली पड़ी थी। दुआ ने फाइल काउच पर से उठाकर टेबल पर रख दी और सामने बैठते हुए बोली, हमने अभी तक नाराज़ हैं हमसे? सूर्य काम में डूबा था इसलिए वो से दुआ के आने के बारे में पता नहीं चला। अभी उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा टूटी और उसने दुआ की तरफ देखते हुए कहा, माँ आप कब आई? यह कहते हुए उसने हाथों में पकड़ी फाइल को बंद किया और उसे टेबल पर रखते हुए उसके करीब होकर बैठ गया। दुआ ने एक हाथ उसके चेहरे पर रखा तो सूर्य ने हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, मैं आपसे कभी नाराज़ हो सकता हूँ क्या? यह सुनकर दुआ मुस्कुराई और तभी सूर्य ने फिर से कहा, डैड कब तक आएंगे? उसकी बात का जवाब देते हुए दुआ ने कहा, 2 दिन बाद वो वापस आएंगे। यह कहकर उसने सूर्य के हाथ में कुछ रख दिया। सूर्य उसे देखने लगा। ये एक डायमंड का पेंडेंट था। तभी दुआ ने पेंडेंट देखते हुए कहा, ये त्रिशा का पेंडेंट है।
ये पेंडेंट साया के बैग में ही था, पर हम जानते थे वह चोर नहीं है, इसलिए हमने उस पेंडेंट को छुपा लिया था। अगर यह सबके सामने आ जाता तो साया सबके सामने चोर बन जाती, एक मासूम लड़की किसी की साजिश का शिकार हो जाती। बस इसलिए हमने उसकी मदद की। यह कहकर उसने सूर्य की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप अब भी उसे दोषी मानते हैं? उसके पूछने पर सूर्य ने कहा, नहीं माँ, मैं गलत था, मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया। सीसीटीवी फुटेज में यह क्लियर है, साया के बैग में पेंडेंट खुद त्रिशा जायसवाल ने ही डाला है। यह कहते हुए उसने पेंडेंट को मुट्ठी में भींच लिया और खुद से कहा, त्रिशा जायसवाल, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मेरे घर में आकर बेवजह इतना सब ड्रामा क्रिएट करने की भरपाई तो तुम्हें करनी होगी। सूर्य का चेहरा एकदम सख्त हो गया, उसकी आंखें गुस्से से भर गईं और उसके जबड़े एक दूसरे पर कसकर बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ चीकू और यश दोनों एक ढाबे पर थे और मैकेनिक उनकी गाड़ी ठीक कर रहा था। ये देखकर चीकू ने मुंह बनाकर कहा, और कितना टाइम लगेगा इसे ठीक होने में? अब तो मुझे भूख भी लग रही है। उसकी बात सुनकर यश ने हंसते हुए कहा, माय लिटिल रैट, तुम्हारा पेट तो इतना सा है, तुम इतना सारा खाना खाती हो तो वो सब जाता कहाँ है? यह सुनकर चीकू से बहुत सिकुड़ कर देखने लगी और उसके पास आकर उसे दोनों हाथों से मारते हुए बोली, आप बहुत गंदे हैं यश जी, आप बार बार मेरे खाने को टोंट मारते हैं। अच्छा बाबा, आपसे कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें भूख लगी है ना, देखो सामने ढाबा है, जाओ जाकर वहाँ पर सारा खाना खा जाओ, बिल मैं पे कर दूँगा। यश ने हंसते हुए कहा और उसकी बात चीकू ने गुस्से को बढ़ा गई। फिर उसने यश को और मारते हुए कहा, आप ना सच में बहुत बुरे हैं, चाहिए मुझे आपसे बात नहीं करनी। यह कहकर उसने हाथ बांध लिया और मुंह घुमाकर खड़ी हो गई। यही देखकर यश ने कहा, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, मैं जा रहा हूँ अकेले ही ढाबे में सारा खाना खत्म करने। यह कहकर वह उसे देखकर चला गया। चीकू ने जब उसे तिरछी नज़रों से देखा तो वह जाग रहा था। भूखा भालू या ना कि मुझे मनाए, खुद चले गए खाने को, मुझे यहाँ छोड़ गए। सॉरी, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। भूखा भालू यह ना कि मुझे मनाए, खुद चले गए खाने को, मुझे यहाँ छोड़ गए। यह कहकर पैर पटकते हुए वह भी उसके पीछे पीछे चली गई और उसने सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर यश ने कहा, ओह तो तुम आ गई माय लिटिल रैट, चलो अब हम दोनों मिलकर यहाँ का सारा खाना खा जाते हैं। यह कहते हुए वह हंस रहा था और उसकी बात पर चीकू ने मुँह बनाते हुए कहा, आप मुझे टीज करना कब छोड़ेंगे? यह सुनकर यश ने कहा, कभी नहीं, तुम्हें टीज करने में ही तो मज़ा है, ना कि किसी और चीज़ में, कहा। ये कहते हुए वह मुस्कुरा रहा था। तो वहीं चीकू उसे मुंह बनाकर देखने लगी। वो दोनों ही खाना खा रहे थे कि तभी उनके बगल बैठे मिडिल एज के कपल ने दोनों की नोक झोंक देखकर उस लेडी ने अपने पति से कहा, देख रहे हो जी, दोनों में कितना प्यार है, ऐसे ही इनकी ज़िंदगी लड़ते झगड़ते कब कट जाएगी पता ही नहीं चलेगा। यह सुनकर उसके पति ने कहा, हाँ संतो, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। वहीं उन दोनों की बात सुनकर चीकू और यश ने एक दूसरे को देखा और उसे घूरने लगे। तो उन्हें घूरता देखकर उस आदमी ने कहा, अरे बेटा, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे, अब तुम दोनों की जोड़ी इतनी सोनी है। यह कहते हुए आदमी हंसने लगा। तभी उसकी औरत ने कहा, बेटा शादी हुए कितने साल हो गए? इस पर यश और चीकू दोनों ही उन दोनों को हैरानी से आंखें बड़ी किए देख रहे थे। वे कुछ कहते कि तभी उस कपल ने एक और सवाल उनकी तरफ उछाल दिया, बच्चे कितने हैं तुम दोनों के? ये सुनकर वे दोनों ही शर्मिंदा हो गए। चीकू का मन किया कि वह जमीन में धंस जाए। वहीं यश भी अब अपनी नज़रें चुराने लगा। दोनों के ऐसे शर्माते देखकर उसके कपल ने हंसते हुए कहा, बच्चे शर्मा गए। ये कहते हुए वे दोनों जोर जोर से हंसने लगे। यह सब सुनकर चीकू से अब और वहाँ नहीं बैठा रहा, इसलिए वह उठ गई और जाते हुए यश से बोली, मेरा खाना हो गया है, मैं जा रही हूँ। यह कहकर वह चली गई और कार के पास जाकर खड़ी हो गई। यश ने दोनों कपल को घूर कर देखा, जिन्होंने उनके इतने अच्छे मोमेंट्स को ऑकवर्ड मोमेंट में बदल दिया था। वह उठा और उसने
ढाबे वाले को खाने के पैसे दिए और फिर कार के पास आकर मैकेनिक से बोला, और कितना टाइम लगेगा? उसके पूछने पर मैकेनिक ने कहा, बस सर, आधा घंटा और। यह सुनकर यश ने कहा, ठीक है, थोड़ा जल्दी करना। यह कहकर वह कार से टिक कर खड़ा हो गया और अभी खड़े हुए से 5 मिनट भी नहीं हुए थे तभी बारिश होने लगी। बारिश होते ही सभी इधर उधर भागने लगे। चीकू ढाबे की तरफ जाने लगी तो यह देखकर यश ने कहा, हे लिटिल रेड, वहाँ कहाँ जा रही हो? कार में बैठो, वहाँ जाओगी तो भीग जाओगी। उसकी बात मानकर चीकू कार की तरफ आई और जल्दी से डोर ओपन करके बैठ गई, पर तब तक उसके बाल और चेहरा थोड़ा थोड़ा भीग चुका था। यश के बालों भी गीले हो चुके थे। उसने चीकू की तरफ देखा और वह अपने दुपट्टे से अपना चेहरा साफ कर रही थी कि तभी यश ने उसके दुपट्टे का एक हिस्सा पकड़ते हुए कहा, मुझे भी थोड़ा। यह कहते हुए अपना चेहरा और बालों को उसके दुपट्टे से साफ करने लगा। यह देखकर चीकू ने खींचते हुए कहा, मेरा दुपट्टा आपका टॉवल लग रहा है जो आप इसे अपना चेहरा साफ करें। यह सुनकर यश ने रूडली कहा, मुझसे पहले तुम ही इसे टॉवल बनाए अपना चेहरा साफ कर रही थी तो मैं क्यों नहीं कर सकता? यह सुनकर चीकू ने उससे अपना दुपट्टा छीनते हुए कहा, हाँ तो ये मेरा दुपट्टा है, मैं इसे साथ कुछ भी करूँ। उसकी बात पर यश ने उसे घूरते कहा, लिटिल रेड, तुम्हारा कोई भी चीज़ तुम्हारी नहीं, उस पर मेरा भी हक है। यह कहकर उसने वापस से उसका दुपट्टा छीना और अपना चेहरा साफ करने लगा। चीकू ने मुंह बनाकर उसे देखा और मुंह पर फिर विंडो को कांच नीचे कर बाहर देखने लगी। उसने एक हाथ बाहर निकाला और बरसात में पानी में खेलने लगी। तभी उसे कोई शरारत सूझी और उसने अपनी आंखें मटकाई। उसने हाथ में पानी लिया, उसे यश पर फेंकने लगी। यश ने उसे बचने के लिए, लिटिल रेड, क्या तुम पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो? ये कहते हुए वह उससे बच रहा था, पर चीकू लगातार उस पर बरसात किए जा रही थी। ये देखकर यश अपनी जगह से उठा और चीकू के हाथों को पकड़ लिया। फिर उसने एक हाथ में गाड़ी का शीशा ऊपर किया। चीकू लगातार उसे अपने हाथ छुड़ाने में लगा था। आपने सिर से मेरा हाथ पकड़ लिया, आपने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया, छोड़ो मेरा हाथ, यह चीटिंग है यश जी। यह कहते हुए वह लगातार यश को पकड़ अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में लगी। तभी यश ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं लिटिल रेड, तुम मुझे भिगो रही हो, तब तो मैं तुम्हारे हाथों को बांध दूंगा पर छोड़ूंगा नहीं। यह कहते हुए वह हंस रहा था। वहीं चीकू से उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, प्लीज़ मेरा हाथ मत बांध दिए, मैं अब कुछ नहीं करूँगी प्लीज़। यह कहते हुए उसने क्यूट सा मुंह बना लिया। यह देखकर यक्ष ने अपने हाथ उसका हाथ छोड़ दिया और तभी चीकू से मारने लगी और मारते हुए बोली, आप आप बहुत बुरे हैं। तभी यश ने वापस उसके हाथों को पकड़ते कहा, यू लिटिल रैट। तभी चीकू बहुत ज़्यादा हिलने डुलने लगी और उसकी वजह से आज़ाद दोनों ही कोशिश करने लगी, आज़ाद होने की कोशिश करने लगी। इसी बीच यश का बैलेंस बिगड़ गया और वह अचानक ही उसके ऊपर गिर गया। उसका सिर चीकू के चेहरे से नीचे उसके सीने पर था और उसके होंठ उसके सीने को छू रहे थे। अचानक से वो लड़ाई खत्म हो गई और सब शांत हो गया। यह होते ही चीकू का दिल जोरों से धड़क रहा था और वह यश की गर्म सांसों को अपने नेक पर फील कर रही थी। यश भी अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को सुन रहा था और वह अपने आप को संभालते हुए उसके ऊपर से हटने लगा, पर उसके हाथ में चीकू के हाथ गिरफ्त थे, इसलिए वह जब उठ रहा था तो खुद को संभाल नहीं पाया और फिर से उसके ऊपर गिर गया। चीकू अजीब से एहसास से दो चार हो रही थी। यह फीलिंग उसको समझ से बाहर थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा दिल इतनी ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है? वह अभी अपने इन ख्यालों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर यश के हाथ महसूस हुए। अचानक ही उसके पूरे शरीर में सिरहन होने लगी। यश चीकू के नज़दीक आकर अपना कंट्रोल खोता जा रहा था और उसने चीकू के हाथों को फ्री कर दिया और धीरे धीरे उसे अपने आगोश में ले लिया। उसने बहुत कसकर उसके गले लगाया था। चीकू उसकी नज़दीकों को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी बेचैनी को कम करने के लिए उसने भी यश की पीठ पर कसकर अपने हाथ बांध दिए। कुछ देर तक वे दोनों ऐसे ही एक दूसरे को अपनी बाहों में भरे रहे और अपने एहसासों को समझने की कोशिश करते रहे। फिर तभी चीकू के कान में धीमी मगर शांत आवाज़ में यश ने कहा, तुम्हें आज मनन के साथ देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मैं तुम्हें सबसे छिपाकर कहीं दूर ले जाऊं।
मैं किसी और के साथ तुम्हें नहीं देख सकता लिटिल रैट। चीकू इसकी बात सुन तो रही थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था, पर वे सब उसके दिल को बहुत अच्छा लग रहा था, उसे सुकून से दे रहा था। वह अपनी आंखें बंद किए होठों पर हल्की मुस्कुराहट सजाए यश को अपनी आगोश में लिए बैठी थी कि तभी यश के होठों पर उसके कान को स्पर्श किया और फिर अगले ही पल वो इस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था चीकू के हाथ उसके कपड़ों पर कसते जा रहे थे। जब उसने अपने माथे को उसके माथे से जोड़ा तो उसके धीरे से उसके गाल पर अपना एक हाथ रख दिया। वह उसे हौले से छूकर बोला, मेरी आंखों में देखो लिटिल रैट। यह सुनकर चीकू ने अपनी आंखें खोली और यश की आंखों में देखने ही उसे अपनी पलकें झुका ली। तभी यश ने उसकी चिन को पकड़ के थोड़ा ऊपर किया और उसके कांपते होठों को देखकर कहा, आज मैं अपनी मौजूदगी यहाँ छोड़ रहा हूँ, जो इस बात का प्रूफ होगा कि तुम अब से सिर्फ मेरी हो। यह कहते उसने अपने होठों को चीकू के होठ पर रख दिए। वह स्पर्श का एहसास होते ही के लिए एकदम अनोखा और नया था, पर वह इस एहसास में डूब जाना चाहते थे। चीकू को पार्टिसिपेट ना करते देख कर यश ने धीरे से कहा, मेरा साथ दो लिटिल रैट। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी मुझे लगेगा कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। यह कह उसने आंखें में देखा जहाँ उसे बहुत सारे सवाल और कन्फ्यूजन दिख रहे थे, पर यश ने उस समय सभी को इग्नोर किया और वापस से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। इस बार चीकू ने भी उसका साथ दिया। उसे अपना साथ देकर उसने उसे अपने भाव में और कसकर भर लिया। उसके दिल ही नहीं उसका शरीर भी एक दूसरे से जुड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ सांची डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और अपनी खाली प्लेट में चम्मच को घुमा रही थी कि तभी एक शख्स हेड चेयर पर बैठते हुए सांची की तरफ देखता उससे कहा, क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रही हो? उसके डैड की आवाज़ सुनकर सांची अपनी सोच से बाहर आई और अपने डैड की तरफ देखते हुए मुंह बनाकर बोली, डैड मुझे लगता है उन्हें मुझ पर शक हो गया है। उसकी बात सुनकर उसके डैड ने कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसके पूछने पर सांची ने कहा, डैड उस फ़ोन की वजह से उन्हें मुझ पर शक हो गया है। सोचने वाली बात है डैड, एक मामूली एम्प्लॉय के पास 5 लाख का फ़ोन कैसे हो सकता है? संभव सर बहुत स्मार्ट है, अभी उन्हें शक हुआ है, अब वह बहुत जल्द मेरे बारे में सब जान जाएंगे। यह सुनकर उसके डैड ने कहा, संभव मीन्स राज सिन्हा का बेटा। अगर उन्हें पता भी चल जाता है तो चल जाने दो, एक न एक दिन तो उसके सामने सच आना ही था। हाँ डैड, वह अभी क्यों आया? हाँ डैड, पर अभी क्यों आया? अभी तो मुझे वह काम करते हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। यह सुनकर उसके डैड ने कहा, अभी उन्हें पास पता नहीं चला है, अभी उन्हें सच पता नहीं चला है तो बेहतर होगा तुम खुद उन्हें सच बता दो। इस बात पर सांची ने चौंकते हुए कहा, क्या आप सच यह चाहते हैं कि मैं उन्हें सच बता दूं? उसके पूछने पर उसके डैड ने सिर हिलाया और उसे कुछ समझाने लगे। सांची के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उसका आइडिया पसंद आ रहा है और उसकी सारी बात सुनकर सांची ने कहा, ओके डैड, यह मैं भी करती हूँ। हाँ, पर यह करने से पहले खाना खा लो। यह सुनकर सांची मुस्कुराने लगी और अपने डैड के साथ खाना न खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ आश्रम में साया खुद में समेटे बेड पर लेटी थी। उसे सूर्य की बात उसके करीब आना याद आ रहा था। वह अब याद कर वह हौले से मुस्कुराई और खुद से सवाल किया, क्या वो मुझे पसंद करते हैं? वो सब उन्होंने यूं ही नहीं कहा होगा। हाँ, वो मुझे पसंद करते हैं, पर क्या हम उन्हें पसंद करते हैं? उसने खुद से सवाल किया, खुद ही उसका जवाब देते हुए कहा, पर हमें उसका छूना बुरा नहीं लगा, ना उनके पास आने से बुरा लगा, और सबसे बड़ी बात, अपनी गलती के लिए उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी। क्या ये सब बहुत नहीं है उन्हें पसंद करने के लिए? यह कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे पे पिल्लों में छुपा लिया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क रात के करीब 11 बज रहे थे और शौर्य अपने रूम में बालकनी में खड़ा था। जिस रूम में वह ठहरा रहा था उस होटल में पॉश रूम में से एक था। यहाँ की रात की कुछ निराली थी। रात गहराने के बाद भी लाइट जगमगा रही थी।
बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग और गहरे काले आकाश में हो रही आतिशबाजी को देखते हुए शौर्य सिगार के कश खींच रहा था कि तभी राज और अनमय ने अंदर आते हुए कहा, तू अभी तक सोया नहीं? दोनों के मुंह से एक ही बात सुनकर शौर्य पीछे मुड़ा, उन्हें देखते हुए सिगार के कश लेते हुए उसके पास आया। कुछ पता चला? शौर्य के पूछने पर राज रूम के बड़े काउच पर बैठ गया और सिर नीचे झुकाए हुए कहा, नहीं, शायद वह हमारे यहाँ आने से पहले ही निकल गया। यह सुनकर शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर सिगार को एशट्रे में बुझाने लगा कि तभी अनमय राज के बगल में बैठते हुए शौर्य से बोला, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि उस दिन हॉस्पिटल में दुआ को सीढ़ियों पर धक्के देने वाली वही थी? उसकी बात पर शौर्य ने उसे बस किसी भाव से में ठंडी आवाज़ में कहा, ऐसे मुझे लगता नहीं, मैं जानता हूँ वो वही थी। यह सुनकर राज ने उसे देखा और कहा, अगर ऐसा है तो दुआ को कुछ तो याद होगा उसके बारे में, तो उसे एक बार पूछना, क्या पता अब उसे कुछ याद आ गया हो। उसकी बात पर शौर्य ने सिर हिलाते हुए नीचे देखते हुए कहा, नहीं, उसे कुछ याद नहीं। यह बोलते उसने अनमय की तरफ देखते हुए कहा, अभय का कोई कॉल आया? उसके पूछने पर अनमय ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उसका अभी तक कोई कॉल नहीं आया। फिर कुछ सोचते हुए राज ने कहा, संभव और रक्ष भी उसके आदमी के पीछे गए थे, पर उन्हें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वो आदमी अपना मुंह खोलने से पहले ही मर गया। उसकी बात सुनकर अनमय ने शौर्य की तरफ देखते हुए कहा, इतने सालों से सब शांत है शौर्य, ना उसने कुछ किया ना हमें अपना पता चलने दे रहा है। इसका मतलब तो यही है, वह सब छोड़कर एक अलग जिंदगी जी रहा है। उसकी बात पर शौर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, समुद्र के पानी को शांत देकर कभी भी चैन से नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जिस पल दिमाग में मान लिया सब ठीक है, उसी पल तूफान उठता है। आज मैं जानता हूँ वह यही चाहता है कि हम सब मान लें कि वह एक अलग ज़िंदगी जी रहा है और उसे भूल जाए, पर जिस पल हम उसे भूल गए उसी पल वह हम पर वार करेगा। यू आर राइट शौर्य, राज ने बीच में कहा। अनमय को देखते हुए उसे समझाया, शौर्य सही कह रहा है अनमय, थिंक अबाउट इट। अगर वह आम जिंदगी जी रहा है तो उसके बारे में हमें पता करने में इतनी मुश्किल नहीं आती। यह सुनकर अनमय ने सोचते कहा, आई थिंक तुम दोनों सही कह रहे हो। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया सिडनी में अभय और विशाल भी होटल के रूम में थे और अभय लैपटॉप पर कुछ कर रहा था कि तभी विशाल ने उसके लैपटॉप पर बगल में कॉफ़ी का मग रखते हुए कहा, क्या कर रहा है? यह कहते हुए अभय के सामने पड़े काउच पर बैठ गया। अभय ने बिना किसी तरफ देखे लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए ही कहा, शौर्य को मेल भेज रहा हूँ। जो भी सबूत हमें मिले हैं मैंने उन सब की एक PDF फाइल तैयार की है और उस फाइल को मैं शौर्य को मेल कर रहा हूँ। यह कहते हुए उसने एंटर प्रेस किया और विशाल की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह जैसे ही कॉफ़ी का मग उठाने को हुआ कि तभी वह मग उसके उठाने से पहले ही चकनाचूर हो गया और बिखर गया और उसके अंदर की कॉफ़ी टेबल पर फैल गई। वे दोनों अभी कुछ समझ पाते तभी रूम में रखी डिक्यूरेशन की एक तरफ चीज़ टूटकर गिरने लगी। वे दोनों अभी कुछ समझ पाते तभी रूम में रखी डिक्यूरेशन की एक एक चीज़ टूटकर गिरने लगी। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि कोई उन पर छुपकर फायरिंग कर रहा है। वे दोनों ही जल्दी से हरकत में आए और काउच के पीछे छुप गए। विशाल ने काउच के पीछे छुपते हुए कहा, ये कौन है जिसने हम पर इतना प्यार आ रहा है, हमारा स्वागत गोलियों से कर रहा है? उसकी बात पर अभय ने कहा, होगा कोई, अब हमारे चाहने वालों की कमी थोड़ी ना है। यह कहते हुए वह जल्दी से कबर्ड के पास गया और उसे खोलकर गन निकाल उसमें से एक गन विशाल की तरफ उछाल दी। विशाल ने जल्दी से लपक कर गन को कैच किया और वापस काउस के पीछे छुपते बोला, पर यह फायरिंग हो किधर से रही है? उसकी बात पर अभय ने कहा, बहुत चालाक है, साले गन पर सेंसर लगाकर फायरिंग कर रहे हैं ताकि डायरेक्शन पता न चले। तभी दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाया। फिर दोनों ही बालकनी के पास आ गए। उन्होंने बालकनी का ग्लास डोर बंद कर दिया। डोर बंद करते ही एक गोली ग्लास डोर की चिढ़ते हुए अंदर आई और सामने वाली दीवार पर जा लगी। यह देखकर अभय ने कहा, सामने वाली बिल्डिंग में हैं वे लोग। तभी विशाल ने एक
टेथोस्कोप अभय की तरफ उछाल दिया और एक में से खुद देखते हुए उसके सामने वाली बिल्डिंग से फायरिंग कर रहे लोगों पर निशाना लगाया। कुछ ही देर में दोनों के टेथोस्कोप की मदद से एक एक सभी शूटर को मार गिराया। वे दोनों ही अपने कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए और गहरी गहरी सांस लेते हुए विशाल ने कहा, शौर को बताना होगा। अभय ने उसकी बात पर सिर हिला दिया। वहीं उधर इंडिया दिल्ली में सूर्य आज जल्दी ही ऑफिस आ गया था। उसके साथ यश, रक्षा, संभव भी आए थे। ये तीनों अभी उसी के कैबिन में बैठे थे कि तभी यश ने कहा, जो कल हुआ है उसकी वजह से अभी वर्मा चुप नहीं बैठेगा। अभी वर्मा, उसकी बात पर रक्ष ने कहा, हाँ पहले ही उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। वे तीनों ही अभी वर्मा के बारे में बात कर ही रहे थे कि तो वही संभव सांची के बारे में सोच रहा था। क्या करूं, सूर्य को इसके बारे में बताऊं या नहीं? वो लड़की, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसका झूठ बोलना, कहीं उसे हमारे किसी राइवल ने कंपनी में प्लान तो नहीं किया है। यह सोचते उसने एक डिसीजन लिया। सूर्य की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसकी बात सुनकर तीनों उसे देखने लगे कि तभी उसने कहा, वो सांची। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी यश ने उसे बीच में रुकते कहा, ओह सांची, हाँ सुन, मैं तुझे सांची के बारे में बताना भूल गया। उसने जॉब से रिज़ाइन कर दिया है। कल रात मुझे उसका रेजिग्नेशन मेल आया था। यह सुनकर संभव ने चौंकते हुए कहा, क्या? उसे देखते हुए रश ने कहा, तुझे क्या हुआ? तू क्यों रिएक्ट कर रहा है? जॉब से रिज़ाइन उसने दिया, तूने नहीं। उसकी बात सुनकर संभव ने अपने एक्सप्रेशन ठीक किए और फिर सोचते हुए खुद से कहा, कितनी चालाक लड़की है। यह कल मुझे इस पर शक हो गया था और यह समझ गई होगी कि आज इसके बारे में सबको बता दूंगा, इसलिए उसे कल रात ही रिज़ाइन कर दिया। यह कहते हुए अपने हाथ को मसलने लगा। वहीं सांची के रिज़ाइन करने की बात सुनकर सूर्य ने सोचते हुए कहा, सांची ने रिज़ाइन कर दिया, कहीं साया भी तो रिज़ाइन नहीं करने वाली। यह ख्याल आते उसे गुस्सा आने लगा कि तभी यश ने संभव से कहा, मैं अभी नए प्रोजेक्ट के बिजी हूँ, तो मल्होत्रा अंकल के साथ मीटिंग कर ले। वो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब हम बहुत जल्द साथ में काम करेंगे। इसी सिलसिले में उनके होटल में आज उनके साथ हमारी मीटिंग है, तो उस मीटिंग में तू अटेंड कर ले। यश अपनी बात कहकर चुप हुआ तो संभव ने रिएक्ट नहीं किया। तभी उसने रक्ष को इशारा किया तो उसके संभव के कंधे पर हाथ रखते कहा, तू ठीक है? संभव ने हरकत में आते हुए कहा, आई एम ओके, मैं उनसे मिलने चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर यश ने रक्ष से कहा, जैसे यह रिएक्ट कर रहा है मुझे इस पर भरोसा नहीं है, तू साथ चले जाना। यह कहते हुए उठा और अपने कैबिन से चला गया। उसके बाद एक एक करके वे तीनों भी चले गए, पर सूर्य अभी भी इतनी सोच में डूबा था। वो यही सोच रहा था कि क्या सच में साया भी रिज़ाइन कर देगी, कि तभी उसकी सोच के उलट उसके कैबिन के डोर पर किसी ने नॉक किया। उसके मन इस कहने पर बाहर खड़ा शख्स अंदर आया। उसने अपनी प्यारी मधुर आवाज़ में धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग सर। यह सुनकर सूर्य ने चौंक कर सामने देखा तो साया ने सामने खड़े देखकर सूर्य के चेहरे के भाव बदल गए और उसके चेहरे पर साया को देखने ही सुकून बिखर गया और एक ना दिखने वाली स्माइल उसके होठों पर आ गई। उसने साया को ऊपर अपनी एक नज़र डाली तो उसने आज भी साड़ी पहनी थी और उसका रंग हल्का नीला था। वह उस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी कि तभी सूर्य ने उसे देखते हुए चेयर से उठा और उसके पास जाने लगा। उसे पास आते देखकर साया ने अपनी नज़रें फेर ली और अपने हाथ को आपस में मिलाने लगी। उसकी शर्म और घबराहट ने झुकी पलकें सूर्य की उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी। उसे देखकर वह आनंद में हो गया था कि तभी उसने साया के कान में धीरे से कहा, वेरी गुड मॉर्निंग। वह कहकर अपने साया के कान को चूम लिया तो साया खुद में ही सिमट गई। उसके शरीर में जुड़ जुड़ी हुई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह सूर्य की गर्म सांसों को, उसके ठंडे होठों और नाक की छुअन को हर अपने गाल, कान और गर्दन के पास महसूस कर रही थी कि तभी सूर्य उसकी दूर हो गया। उसने साया को खुद से सिमटे खड़े देखकर कहा, पहले काम करते हैं। यह सुनकर उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और सूर्य को देखा
जो अब उससे दूर अपनी जगह पर खड़ा था। उसने जल्दी से ओके सर कहा और अपनी डेस्क पर गई। उसे अभी काम करते हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी सूर्य ने कैबिन का डोर ओपन हुआ। कोई बिना नॉक किए अंदर आया। आवाज़ सुनकर साया और सूर्य दोनों ही डोर की तरफ देखने लगे। उसके सामने तृषा जायसवाल खड़ी थी। उसने सफ़ेद रंग का वन पीस पहना था। ड्रेस की लेंथ उसके हाफ थाई को ही नहीं कर पा रही थी। उसके सुडौल और लंबे पैर चमक रहे थे। उस ड्रेस में उसके शरीर से चिपकी हुई थी, जिसमें उसके शरीर का अंग अंग झलक रहा था। खुले कंधे पर चमकता चेहरा, आंखों में शरारत और होठों पर स्माइल उसे और खूबसूरत बना रही थी। उसने अपने आज के इस लुक पर बहुत पैसे खर्च किए थे, तो भाई उसे इतना कोल्ड देखकर साया को शर्म आने लगी थी। इतना बोल्ड देखकर साया को शर्म आने लगी थी। उसने तृष्णा से नज़र हटाकर सूर्य को देखा, जो अपनी कठोर आंखों से तृष्णा को ही घूर रहा था। तृष्णा को यह देखकर साया को समझ नहीं आया कि वह एसएसआर कॉरपोरेशन में क्या कर रही थी कि तभी तृष्णा ने आगे बढ़कर सूर्य के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, आई एम ग्लैड टू, तुमने मुझे यहाँ बुलाया। अब मुझे पता चला तुमने मुझे अपने ऑफिस बुलाया है। मैं तो यह सुनकर सरप्राइज रह गई। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।